आज हम देखते हैं पार्लियामेंट का पार्ट 2। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की फिक्स्ड स्ट्रेंथ कितनी बनाई गई थी। तो राज्यसभा की जो फिक्स स्ट्रेंथ बनाई गई थी वो बनाई गई थी 250 मेंबर्स की। 250 मेंबर्स में से 238 जो मेंबर्स हैं वो तो होते हैं इलेक्ट। क्या होते हैं, ये तो होते हैं इलेक्ट, और 12 को नॉमिनेट किया जाता है। 12 को क्या किया जाता है, नॉमिनेट। 12 को नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो 12 मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं, उनको तो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और कितने मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 238 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, इससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हो सकते। ठीक है। उसके बाद में तो इनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी बैठ गई, 250, 250 मेंबर्स। तो ये टोटल स्ट्रेंथ कितनी बैठ जाएगी, 250 मेंबर्स की। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई देखो, ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज है ना हमारे पास, इसमें से 4 ही ऐसी हैं, 3 ही ऐसी हैं जो राज्यसभा में मेंबर्स भेजती हैं। जैसे एक तो दिल्ली भेजती है, दिल्ली 3 मेंबर भेजती है राज्यसभा में। पुडुचेरी 1 मेंबर भेजती है, और जम्मू कश्मीर 4 मेंबर भेजती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर जाते हैं, तो बाकी 3 ही जगह से जाते हैं। तो ये 3 जगह भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन कौन सी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। बाकी दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, यहाँ से मेंबर्स नहीं जा पाते हैं ज़्यादा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा किसका होता है, कौन कौन रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा को। एक तो मेंबर्स जो नॉमिनेट किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा, कितने मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर होते हैं, ये लोग भी होते हैं। और दूसरा कौन होते हैं, मेंबर्स इनडायरेक्टली चुने जाते हैं सिटीजन्स के द्वारा थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि पहले सिटीजन एक एमएलए चूज करता है, और वो एमएलए मिलकर के क्या बनाता है, राज्यसभा का एमपी चूज करता है। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज मिलकर के 238 ये होते हैं और 12 ये होते हैं, तो तभी तो 250 बनते हैं। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका, मोर देन वन ऑफ द अबव। वर्ड्स को ध्यान देना, देखो वर्ड्स कितना अच्छा लिखा हुआ है। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एक तो मेंबर्स इनडायरेक्टली चुना जाएगा, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुना जाएगा, न कि डायरेक्टली बाई सिटीजन्स। सिटीजन्स डायरेक्टली नहीं चुनेगा, एमएलए चुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि भाई 250 मेंबर्स होते हैं, 238 स्टेट से होते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। ठीक है। 1/3 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा की, वो हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, और नए मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाता है। हर एक मेंबर कितने साल तक राज्यसभा का सांसद रह सकता है, 6 साल तक। लोकसभा में कितना था, 5 साल। यहाँ पे कितना है, 6 साल, याद रखना पड़ेगा। राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन जो बनते हैं इनके, वो इनके मेंबर्स के बीच में से ही बनते हैं। ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, कितने लोगों से मिलकर राज्यसभा बनी होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो क्या याद रखना पड़ेगा, 250 मेंबर्स, जिनमें से 12 को नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आंसर बनेगा ये। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी रिपीटेड था। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। रिप्रेजेंटेशन किसका, स्टेट्स का। इन काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट देखो राज्यसभा का ही दूसरा नाम है। राज्यसभा का ही दूसरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट है। ये बात याद रखना, ये वर्ड याद रखना कि काउंसिल ऑफ स्टेट किसका दूसरा नाम है, ये राज्यसभा का ही दूसरा नाम है। तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कितना है, देखो, क्या सभी स्टेट्स को इक्वली दिया जा सकता है, जी नहीं। क्यों नहीं दिया जा सकता। अब सपोज करो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, और वहीं पे एक छोटा सा राज्य पड़ गया आपका, सपोज करो मणिपुर। तो क्या मणिपुर से भी उतने मेंबर चुन करके आएंगे जितने उत्तर प्रदेश से आएंगे, नहीं। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा आएंगे। तो ये सिंपल सा किस चीज़ पे देखा जाएगा, रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन। रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, ना तो रेशियो एरिया का देखा जाएगा, ना रेशियो रिवेन्यू का देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ना है यहाँ से, किस स्टेट के पास कितनी सीटें होंगी, किस स्टेट के पास कितनी सीटें होंगी, ये किस हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा, 4th शेड्यूल के द्वारा। याद है 4th शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कि भाई राज्यसभा में किस स्टेट का कितना रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो किस शेड्यूल में डिटरमाइन होता है ये होता है 4th शेड्यूल में, 4th शेड्यूल के द्वारा डिटरमाइन होता है। और
काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा बोलते हैं, और ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? रेशियो टू द पॉपुलेशन। यूपीएससी ने 2012 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी ने देखो, अब ये देखो 2012 का क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है, मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ कि यूपीएससी रिपीट कैसे करती है। यूपीएससी ने पूछा यूनियन टेरिटरीज का कोई भी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है। अब यहाँ पे आप एक बात देखो, ये जो 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इसमें 4 चीज़ें आ रखी है ना, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तो रिपीटेड हो गया और ऑप्शन 1 गलत हो गया। अगर ऑप्शन 1 गलत हो गया तो ऑप्शन 1 यहाँ पे भी, ऑप्शन 1 यहाँ पे भी, ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब देखो, इट इज रिटिन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। ये भी चीज़ें रिपीटेड हैं, ये भी ऑप्शंस क्या है? रिपीटेड हैं। कभी भी अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होगा, झगड़े को कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोल्व नहीं करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोल्व नहीं करेगा, कौन सोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सोल्व करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। अब देखो तीसरा लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। नहीं, पार्लियामेंट किन चीज़ों से मिलकर के बनी है? पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर के बनी है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तीनों से मिलकर के ही क्या बनती है? पार्लियामेंट बनती है। ये तीनों मिलेंगे तो पार्लियामेंट बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सी में आपके मेंबर्स हैं लोग राज्यसभा के? रिपीट कीजिए। दिल्ली में कितने हैं? दिल्ली में है 3। जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं राज्यसभा में? 4। और पुडुचेरी में कितना है? पुडुचेरी में है आपके 1। रिवाइज हो गया। अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो किसके पास जाओगे आप? सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे आप, सिंपल सी चीज़ है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट किन किन से मिलकर के बनी है? लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस इसमें प्रेसिडेंट को भी जोड़ लीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया जो मेंबर्स है ना काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। ये मेंबर्स किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? तो ये मेंबर्स इलेक्ट होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स के द्वारा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स किसको बोला जाता है? एमएलएज के द्वारा। एमएलए चूज करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों का कोई दखल नहीं होता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई दखल नहीं होता, दोनों का भी कोई दखल नहीं होता, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज और ग्राम पंचायत के द्वारा कौन चुना जाता है? ये एमएलसी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, लोकसभा के नहीं और राज्यसभा के नहीं। तो इसमें काउंसिल का कोई मेंबर नहीं होता, इसमें एमएलए होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? एमएलए चुनते हैं। तो क्या चुनते हैं? एमएलए चुनते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि वो जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना वो ही चुनेंगे बस, नॉमिनेटेड नहीं। नॉमिनेटेड नहीं, नॉमिनेटेड नहीं। नॉमिनेटेड जो मेंबर होगा उस वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, समझ गए? केवल कौन सा मेंबर? इलेक्टेड मेंबर। कौन सा मेंबर चुनेगा? इलेक्टेड मेंबर। ये याद रखना, ये कीवर्ड है कि केवल इलेक्टेड मेंबर चुनेगा, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यूपीपीसीएस ने 2014 में पूछा। इन्होंने पूछा क्या चीज़ है करेक्ट बताइए राज्यसभा के बारे में। क्या राज्यसभा इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिजोल्यूशन? क्या राज्यसभा को डिजोल्यूश किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। राज्यसभा का डिजोल्यूशन नहीं हो सकता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिजोल्यूशन, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इट हैज टर्म ऑफ 5 years। जी नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। कितने साल की टर्म होती है इसकी? 6 year। तीसरा, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 year। बिल्कुल सही बात है। तो 1/3 मेंबर इसके, 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 years। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही बात है। चलो, तो आंसर इसका इसके हिसाब से बनेगा 1 और 3। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि एक तो इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता, एक तो इसको डिजोल्यूशन नहीं किया जा सकता। 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद इसके रिटायर हो जाएंगे। ये 6 साल की होती है और 25 साल इसमें कम से कम मेंबर चाहिए बनने के लिए आपको, ठीक है। चलो भाई, ओ सॉरी 25 साल बोल रहा हूँ, 30 साल भाई।
लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए आपको उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल। ठीक है। 2016 का क्वेश्चन नंबर 8, काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिजोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन को रिपीट किया गया और ये ट्रू बात लिखी हुई है। एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। ये भी ट्रू बात लिखी हुई है, दोनों चीज रिपीट हुई है। सेम चीज को इसी क्वेश्चन नंबर 7 से रिपीट किया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है। एक कीवर्ड क्या है इसमें, इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन्योर कितना होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का? टेन्योर कितना होता है? टेन्योर होता है इनका 6 साल। टेन्योर कितना होता है? 6 साल काउंसिल ऑफ स्टेट का। अब देखो, ये जो 1992 की बात है, इसको कहाँ पे रिपीट किया गया है? इसको 2014 के ऑप्शन 2 में रिपीट किया गया है कि इनका लिख दिया इट हैज ए टर्म ऑफ 5 ईयर। नहीं, 6 साल का टेन्योर होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट को बोला जाता है अपर हाउस और परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये डिजोल्व नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 मेंबर्स जो है इसके, उनको हर 2 साल के बाद रिटायर कर दो। उनकी एज कितनी होती है, टेन्योर कितना होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का? 6 साल। चलिए साहब, एमपीपीसीएस ने 1994 में एक क्वेश्चन क्या पूछा? इन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। करेक्ट क्या है इसके बारे में? 1/3 मेंबर इसके हर 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। 1/3 मेंबर इसके हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, मेंबर ऑफ राज्यसभा को जो इलेक्ट किया जाता है वो कितने साल के लिए किया जाता है? 6 साल के लिए। अब याद होने लगा। अब देखो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, फॉर लाइफ लॉन्ग। ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता ना, जिंदगी भर के लिए कौन किसको सिलेक्ट करेगा? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को परमानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा कभी छुट्टी पे नहीं जाएगी, राज्यसभा स्थिर है, वो रहेगी। इट कैन नॉट बी डिजोल्व। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट हाउस। समझ गए? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। इसको डिजोल्यूशन के सब्जेक्ट में नहीं रखा जा सकता। ये रिपीटेड क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, अकॉर्डिंग टू राज्यसभा अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि राइट टू डिजोल्व, अगर राज्यसभा को कभी डिजोल्व भी करना पड़े तो किसका राइट होगा डिजोल्व करने का? तो हमें लगेगा देखने में कि प्रेसिडेंट का होगा। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। कोई भी किसी भी कीमत पे किसी भी हालत में इसको डिजोल्व नहीं करेगा। तो राज्यसभा का डिजोल्व करने का अधिकार किसी के पास नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी के भी पास इसका अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। ये डिजोल्व नहीं हो सकता। इट्स मेंबर आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम देयर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नहीं, अगर आपसे ये बात पता है किसके लिए लिखी गई है? अगर मेंबर्स को आपको डायरेक्ट इलेक्शन में चूज करना है तो ये लोकसभा के एमपी के लिए लिखी गई है। डायरेक्ट वोटिंग किस में डालते हैं? लोकसभा के चुनाव में, प्रधानमंत्री के चुनाव में। इट इज रिक्वायर्ड टू चूज एज सून एज मे बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा टू बी चेयरमैन देयर ऑफ। नहीं, चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो उनके चेयरमैन उनके मेंबर्स में से चुने ही नहीं जाते। ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव राइट टू स्पीक इन द राज्यसभा। गलत। अटॉर्नी जनरल कैन स्पीक, ये याद रखना है। अटॉर्नी जनरल कैन स्पीक, ये क्या कर सकते हैं? ये स्पीक कर सकते हैं, ये स्पीक कर सकते हैं। कब पूछा गया है? यूपीपीसीएस 2011 में। इस क्वेश्चन को याद रखना, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी। इसी चीज को रिपीट किया था यूपीएससी ने 2014 में जाकर के। तो अटॉर्नी जनरल के पास क्या है? अधिकार है राज्यसभा में बोलने का। राज्यसभा में क्या होता है? लोकसभा में बोल सकते हैं, तो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के चारों ऑप्शन समझ में आ गए। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि हाउ इज राज्यसभा डिजोल्व्ड। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, किसी भी तरीके से नहीं।
राज्यसभा को डिजोल्व किया ही नहीं जा सकता। राज्यसभा किसके द्वारा डिजोल्व की जा सकती है? किसी के भी द्वारा नहीं, नन ऑफ द अबव। द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? इसमें 12 लोगों को। कितने लोगों को? 12 लोगों को। अच्छा, इसमें याद क्या रखना है आपको, ये जो 12 लोग हैं ना, ये कहाँ कहाँ से होने चाहिए? ये या तो लिटरेचर से होने चाहिए, या साइंस से होने चाहिए, या आर्ट और सोशल सर्विस से होने चाहिए। ये 3 जगह से होने चाहिए, ठीक है। या तो लिटरेचर से होने चाहिए, या साइंस से होने चाहिए, या फिर आर्ट से होने चाहिए। और ये 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट साहब, नॉमिनेट करते हैं। अब नॉमिनेशन का खेल चल पड़ा है। प्रेसिडेंट में नॉमिनेट इन द काउंसिल ऑफ टोटल 12 मेंबर्स। कहाँ कहाँ से होने चाहिए? या तो लिटरेचर से होने चाहिए, साइंस से होने चाहिए, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज से होने चाहिए, ठीक है। अब देखो एमपीपीसीएस ने क्वेश्चन क्या पूछा। एमपीपीसीएस ने पूछा है कि भाई क्वालिफिकेशन जो है राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास 30 साल की उम्र होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ वोटर ऑन द लिस्ट ऑफ वोटर इन दैट स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट इज टू बीन इलेक्टेड। जरूरी नहीं है कि आपको वहीं का मेंबर होना चाहिए, उसी स्टेट का मेंबर होना चाहिए। अब देखिए, अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनका निधन हुआ। मनमोहन सिंह जी रहने वाले पंजाब के थे और वो राज्यसभा के मेंबर थे राजस्थान से। राज्यसभा के मेंबर कहाँ से थे? किस स्टेट से थे? राजस्थान के। तो रहने वाले तो पंजाब के थे ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको उस वोटर लिस्ट में होना ही चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, जिस स्टेट से आप कैंडिडेट लड़ना चाहते हैं। तीसरी चीज, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट। हाँ, आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ऑलरेडी आप किसी ऐसे ऑफिस में है जिसका प्रॉफिट कर सकते हैं मेंबर बनने के बाद, तो ऐसा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, 1 और 3 करेक्ट है। समझ गए? चलिए साहब, द मिनिमम एज, ये जो मिनिमम एज है काउंसिल ऑफ स्टेट के कैंडिडेट के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 साल। देखो, ये जो मिनिमम एज पूछी गई ना कैंडिडेट के लिए कितनी होनी चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए? 30 साल। इसी चीज को रिपीट कहाँ पे किया गया है? ये रही रिपीटेशन। देखो, ये 2008 में पूछा आपसे, ये 2006 में पूछा है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को उठा करके पूछा जाएगा और इन्हीं चीज़ों को रिपीट कर दिया जाएगा आपके साथ, ठीक है। द फर्स्ट एक्ट्रेस, पहली एक्ट्रेस कौन थी जिनको राज्यसभा भेजा गया था? वो थी नरगिस दत्त। पहली एक्ट्रेस कौन थी जिनको राज्यसभा भेजा गया था? वो थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त साहिबा को कहाँ पे भेजा गया था? राज्यसभा में भेजा गया था। उसके बाद बहुत सारी एक्ट्रेस को भेजा गया, जयललिता को भी भेजा गया, रेखा को भी भेजा गया, जयप्रदा को भी भेजा गया, बहुत सारे लोगों को बाद में भेजा गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई कौन सी चीज सही नहीं है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। देखो, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। स्टेट के एमएलए, स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो चूज करते हैं किसको? राज्यसभा के एमपी को। किसको? राज्यसभा में एमपी को। तो स्टेट लिस्ट पे अगर कोई कानून बनेगा, तो इसमें चेंज करने का अधिकार किसको है? वो है राज्यसभा को, ठीक है। अब देखो इसका आंसर, राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद स्टेट लिस्ट पे कानून बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर राज्यसभा किसी स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना चाहे और अगर वो बोल दे कि भाई ये राष्ट्र की सुरक्षा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल बना सकती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर 2, अ रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय राज्यसभा बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कितने मेंबर्स चाहिए? 2/3। कितने मेंबर्स चाहिए? 2/3। और उसके लिए क्या लेकर के आना पड़ेगा? रिजोल्यूशन लेकर के आना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। द लेजिस्लेशन कुड बी फॉर द होल और एनी पार्ट। ये पूरे देश के लिए भी बनाया जा सकता है, किसी एक पार्ट के लिए भी बनाया जा सकता है कंट्री के, बिल्कुल सही बात। क्या चीज़ है जो सही नहीं है? ये सही नहीं है। ओनली द राज्यसभा कैन मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। ओनली राज्यसभा नहीं, यहां पे क्या लिखा आएगा? पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इनोमिनेटेड इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट,
ठीक है। पार्लियामेंट बना सकती है ये कानून, पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू इनेबल पार्लियामेंट टू मेक सच अ लॉ, काउंसिल ऑफ स्टेट मस्ट हैव पास्ड अ रिजोल्यूशन कि भाई हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं 2/3 मेंबर से, तब जाकर के पार्लियामेंट उस पर कानून बनाएगी। तो केवल राज्यसभा का ये अधिकार नहीं है, ये कौन बना सकती है? ये पार्लियामेंट बना सकती है। राज्यसभा तो एक उस चीज को रास्ता खोल देगी, किसके थ्रू? रिजोल्यूशन के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना, अच्छे से समझ लेना, पूरा का पूरा आपको समझ आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने 2016 में पूछा आपसे। अब मैं आपको दिखाता चला जाऊंगा कि पार्लियामेंट में चीजें कैसे रिपीट होती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये जो यूपीपीसीएस ने 2011 में आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, इसी चीज को यूपीएससी ने आपसे 2016 में पूछा। अब देखो कैसे। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकती है पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ वो रेजोल्यूशन अगर राज्यसभा पास कर दे, राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या ये ऑप्शन नहीं है? एक बार पढ़ना ध्यान से। क्या ये सेम ऑप्शन, ऊपर वाला ऑप्शन नहीं है जो 2011 में पूछा गया था यूपीपीसीएस के द्वारा? उसी चीज को यूपीएससी ने 2016 में पूछा आपसे। और क्वेश्चन को कैसे सेट किया? ऊपर गलत ऑप्शंस रखे, नीचे ऑप्शंस सही रखा। इस तरीके से क्वेश्चन रिपीटेशन का खेल शुरू होता है। ठीक है। तो पार्लियामेंट को अगर कोई कानून स्टेट लिस्ट पे बनाना है तो उसका रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? उसका रेजोल्यूशन राज्यसभा पास करेगी। 2/3 अपने मेंबर्स और प्रेजेंट और वोटिंग के साथ। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सके? तो वो आर्टिकल है 249। याद रखना 249। कौन सा आर्टिकल है? 249। कौन सा आर्टिकल है? 249। अब देखो आईएएस 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कैसे रिपीट हुआ है। अब इसको खेल को समझते हैं। इन्होंने पूछा है राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। अच्छा, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है किस चीज़ को बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है बजट को। किसको? बजट को। क्या राज्यसभा उसको डिस्कस भी नहीं कर सकती? एक कीवर्ड्स पे ध्यान देना। ये कह रहा है कि राज्यसभा उसको डिस्कस भी नहीं कर सकती। अमेंड तो छोड़ो, क्या वो बातचीत भी नहीं कर सकती उस पर? बिल्कुल कर सकती है। ये चीज क्या लिखी हुई है? गलत। वो डिस्कस क्यों नहीं कर सकती भाई? डिस्कस तो कर ही सकती है। अगर ऑप्शन नंबर 3 गलत लिखा हुआ है ना तो ऑप्शन डी कट गया और ऑप्शन सी कट गया आपका। अब एक तो अपने आप में ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट पे राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है, वोट नहीं करती है। और राज्यसभा के पास मनी बिल को अमेंडमेंट करने की भी पावर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। और इसी चीज को हम पढ़ेंगे आगे से वापस आकर के कि क्या ये चीजें पूछी गई हैं, मतलब हमसे रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको क्या याद रखना है? देखो आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है कि मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। सबसे पहली चीज, मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा। आफ्टर मनी बिल अगर पास कर दिया गया लोकसभा के द्वारा, हाउस ऑफ द पीपल अगर पास करके भेज दे, तो उसकी जो रिकमेंडेशन है काउंसिल ऑफ स्टेट की, वो 14 दिन के अंदर 14 दिन में राज्यसभा को अपनी क्या बतानी पड़ेगी? रिकमेंडेशन बतानी पड़ेगी। और अगर वो 14 दिन में रिकमेंडेशन नहीं बताती तो उस मनी बिल को पास मान लिया जाएगा। सिंपल सीधी बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का 2017 का। 2017 के यूपीपीसीएस के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा विद इन 14 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिकमेंडेशन। ये गलत लिखा हुआ है। गलत पता है क्या लिखा हुआ है? ये गलत ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा जो भेजेगी लोकसभा को, वो लोकसभा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा 14 दिन के अंदर अंदर। जी नहीं, लोकसभा बाध्य नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। लोकसभा जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट करेगी।
14 दिन का टाइम तो राज्यसभा को दिया गया है कि आपको जो मर्जी इसमें रिकमेंडेशन भेजनी है भेज दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे हमें क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है, हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो काम हमारा है। दूसरी, नेक्स्ट, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, करेक्ट बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और राज्यसभा में मनी बिल को राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, मनी बिल को राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। कब पूछा गया है ये? 2017 में आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है आपसे कि कौन सा बिल है जिसको नहीं लाया जा सकता राज्यसभा में? वो है मनी बिल को नहीं लाया जा सकता। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी आ सकता है पहले। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पहले ही लाया जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल को भी लाया जा सकता है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो पहले राज्यसभा में नहीं आ सकती? और वो है मनी बिल। मनी बिल को नहीं लाया जा सकता, समझ गए? किसकी रिकमेंडेशन चाहिएगी? मनी बिल को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है ना मनी बिल को, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी लोकसभा में, और लोकसभा में भी किसकी रिकमेंडेशन लगेगी इसमें? सबसे पहले प्रेसिडेंट की। लोकसभा में भी ऐसे नहीं कि मनी बिल को उठा करके आप लोकसभा में रख दोगे, उसके लिए भी आपको प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट साहब से कि भाई साहब हम ऐसा कर लें क्या? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को एथोराइज किया गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट सब्जेक्ट पे कोई कानून बना सकती है। जो स्टेट का क्षेत्र है उस पर कोई भी कानून पार्लियामेंट बना सकती है 2/3 मेजोरिटी से। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 249 में। किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 249 में। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था। यूपीएससी ने 2013 में एक क्वेश्चन पूछा। चलिए साहब, यूपीएससी ने 2013 में एक क्वेश्चन पूछ ही लिया आपसे। व्हाट इफ फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। यदि कोई मनी बिल को राज्यसभा अमेंड कर भी दे तो इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग। लोकसभा चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे तो नॉन एक्सेप्टेंस में छोड़ देगी। लोकसभा बाध्य नहीं है। लोकसभा चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी और चाहे तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। दोनों ही चीज़ ये लोकसभा कर सकती है। चाहे तो बिल को एक्सेप्ट कर लेगी और चाहेगी तो बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉन एक्सेप्टिंग। ठीक है। लोकसभा बिल को राज्यसभा के पास रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजती है। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकता। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकता। मनी बिल पे ज्वाइंट सिटिंग दोनों की बैठ के मुलाकात नहीं हो सकती। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती और लोकसभा इसको रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकती। समझ गए? अब यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2004 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। इसमें लिखा गया है कि ये जो मनी या फाइनेंस बिल होता है ना, ये जो मनी और फाइनेंस बिल होता है, ये कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, ये समझ आ गई बात। दूसरी चीज, रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल। अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सक्लूसिव पावर क्या है लोकसभा की। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर पूछ रहा है कि केवल जो काम लोकसभा ही कर सकती है, राज्यसभा नहीं कर सकती। तो लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर पहली चीज पता है क्या है? कि भाई साहब मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। अमेंडमेंट को रिजेक्शन करना या अमेंड करना उस चीज में, ये भी लोकसभा की मर्जी है। राज्यसभा की तो मर्जी नहीं है ना भाई। राज्यसभा तो अमेंडमेंट भेज सकती है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति है, राज्यसभा के प्रति थोड़ी ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना किसका काम होता है? ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर आपको क्रिएट करवाना है तो ये किससे करवाओगे आप? राज्यसभा से। ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कौन करता है? राज्यसभा। ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कौन करेगा? राज्यसभा। मनी बिल का इंट्रोडक्शन का अधिकार किसके पास है? लोकसभा। हाउस जो रिजेक्ट करेगा और अमेंड करेगा वो किसके पास अधिकार है? लोकसभा। और अकाउंटेबिलिटी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी होती है वो किसके पास होती है? लोकसभा। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज कौन करेगा? राज्यसभा। समझ गए? और इसका आंसर बन जाएगा आपका 1, 2 और 3। अब देखो,
यूपीएससी ने 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी ने आपसे 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा भाई? क्वेश्चन था ये कि एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की क्या क्या है। एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की क्या क्या है, यही वर्ड उठाया गया, एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की क्या क्या है। क्या अगर किसी को रेटिफाई करना है, इमरजेंसी को लगाना है, क्या इमरजेंसी लगाना सिर्फ लोकसभा का अधिकार है, राज्यसभा का अधिकार नहीं है? तो ये गलत हो गया। लोकसभा का, पार्लियामेंट का पूरी का अधिकार होता है। क्या अगर इम्पीचमेंट करनी है प्रेसिडेंट साहब की, तो क्या ये केवल लोकसभा का अधिकार हो सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट को तो कोई भी हटा सकता है पार्लियामेंट में से, लोकसभा भी राज्यसभा भी। तो आंसर क्या बचा? जब एक भी गलत और तीन भी गलत, एक भी गलत तो ये गलत, ये गलत, तीन भी गलत तो ये गलत, ये सही बचा। अगर आपको पास करना पड़ेगा एक मोशन नॉन कॉन्फिडेंस का, अगर आप लाना चाहते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, तो ये केवल अधिकार किसका है? ये केवल अधिकार है आपका लोकसभा का। ये जो लाइन नंबर 3 है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति अकाउंटेबल है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति अकाउंटेबल है? कौन है जो उनके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पे रख दिया गया है 2022 में। 2004 का ऑप्शन नंबर 3 2022 के पेपर में ऑप्शन नंबर 2 के रूप में मिलेगा आपको। समझ आ गई बात? इमरजेंसी डिक्लेयर करना किसका अधिकार है? लोकसभा का नहीं, पार्लियामेंट का है। और पार्लियामेंट कितने लोगों से मिलकर के बनी है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच करना किसका अधिकार है? पार्लियामेंट का। समझ रहे हो आप यूपीएससी कैसे खेलती है आपसे? चीज़ों को ऐसे ही उठा के बीच में घुसाया जाता है, जिसको आपको लगता है कि भाई कैसे हमसे खेला गया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। यूपीएससी 2012 में कैसे रिपीट हुआ है? इन्होंने पूछा है कि स्पेशल पावर दी गई है राज्यसभा के लिए। कौन सी है स्पेशल पावर जो राज्यसभा को दी गई है? टू पास अ रिजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट एंड क्रिएट वन मोर ऑल इंडिया सर्विस। स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा? राज्यसभा बनाएगी। ये कहाँ से रिपीटेड हो रहा है? ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड चल रहा है। 2011 में पूछा था, 2011 में पूछा था, याद आ गया कि भाई स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाएगा? ये तो पूछा आपसे 2011 में। क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। अब ये जो वर्ड है ना ऑल इंडिया सर्विसेज, देखो जरा, ऑल इंडिया सर्विसेज कब पूछा गया? 2004 में। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा की पावर है, कब पूछी गई? 2004 में। और यूपीएससी ने क्वेश्चन कब पूछा? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2012 में। तो क्या करना रिपीट उसको या नहीं किया? समझ आ गई बात? यूपीएससी कैसे खेल रही है। अब चलो, यूपीपीसीएस ने 2018 में आपसे पूछा क्वेश्चन कि भाई काउंसिल ऑफ स्टेट जो है राज्यसभा के पास, क्या एक्सक्लूसिव पावर है? एक्सक्लूसिव पावर का मतलब होता है जो पावर केवल उन्हीं के पास है, दैट इज वर्ड एक्सक्लूसिव पावर। तो वो एक्सक्लूसिव पावर है उनके पास टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ ऑल न्यू इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल अखिल भारतीय सर्विसेज को रिकमेंड कौन कर सकता है? काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा कर सकती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो यूपीपीसीएस ने 1997 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक्सक्लूसिव पावर जो काउंसिल ऑफ स्टेट की है वो कौन सी है? क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ये क्वेश्चन 1997 का रिपीटेड कर रही है यूपीएससी 2012 में। सब समझ में आया ये ऑप्शन कहाँ से रिपीट होकर के आया? ये ऑप्शन यहाँ से रिपीट हुआ। तो इसको यूपीएससी ने कब रिपीट किया? 2012 में। समझ रहे हो? और आपको बता दिया था करंट अफेयर पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। अरे भाई पहले आप अपना बेसिक कवर करो। बेसिक का जितना अच्छा रट्टा होगा और जितनी क्लियरेंस होगी उतना ही अच्छे से आप 10 क्वेश्चन निकाल जाओगे पॉलिटी में से। समझ आ गई बात? और ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज की जो बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 312 में। किसमें? आर्टिकल 312 में। अब देखो क्वेश्चन, एक और खेल दिखाता हूँ। यूपीएससी ने 2020 में आपसे क्या पूछा? ये लेटेस्ट पेपर्स हैं। 2020 में आपसे क्या पूछा कि राज्यसभा की इक्वल पावर किस में है लोकसभा के साथ? ऑल इंडिया सर्विसेज किसका अधिकार है? राज्यसभा का। तो इसमें तो इक्वल पावर है नहीं। ऑप्शन नंबर 1 क्या किया? फिर से रिपीट। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में किसकी पावर है? दोनों की इक्वल पावर है।
गवर्नमेंट को रिमूव कौन कर सकता है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला करके ये कर सकती है लोकसभा। और कट मोशंस कौन लगा सकता है? ये भी कौन लगा सकती है? लोकसभा। अब देखो इसको कैसे रिपीट किया गया। अकाउंटेबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्वेश्चन नंबर 31 में देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? गवर्नमेंट को रिमूवल कौन करेगा? लोकसभा। मेकिंग कट मोशन, ग्रांट पे वोट डालने का अधिकार किसको नहीं है? लोकसभा को, राज्यसभा को नहीं है, लोकसभा को है। लेकिन ये मेकिंग कट मोशन में लोकसभा आ जाती है, राज्यसभा चली जाती है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का। ये किसका है? पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट में क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा बराबर होती है। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 36 में कैसे खेला गया है? यूपीएससी ने 2020 में अपने आप को कैसे मॉडिफाई करके खेला है। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन राज्यसभा? अगर कोई सरकार गिर जाए तो उसका राज्यसभा पे असर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? फोर्थ शेड्यूल एलोकेट करता है सीट्स को काउंसिल ऑफ स्टेट की, काउंसिल ऑफ स्टेट की सीट्स को एलोकेट करता है। ठीक है, समझ आ गई? फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच पेयर ऑफ स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट? कौन से दो राज्य ऐसे हैं जिनके मेंबर्स बराबर हैं? तो उस टाइम पे हो सकता है किसी के मेंबर्स बराबर हों, लेकिन आज की डेट में तो नहीं है। ठीक है, तो आज की डेट में तो नहीं है, छोड़ दीजिए। सीट्स एलोकेटेड टू उत्तर प्रदेश इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, टोटल मेंबर्स आर एलोकेटेड टू द ब्ला 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 ब्ला। ये क्वेश्चन काम का नहीं है, ये क्वेश्चन भी काम का नहीं है। 39, 40 क्वेश्चन आपके अभी काम का नहीं है आज की डेट में। ठीक है, आज की डेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई क्वेश्चन 41 किसमें राज्यसभा से कितने मेंबर हैं? ये भी आपके काम का नहीं है। क्वेश्चन 42 ये भी मेंबर्स बदल चुके हैं, अब ये भी किसी काम के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 ये भी फैक्चुअल है। क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 45, क्वेश्चन 46, क्वेश्चन 47, क्वेश्चन 48 ये काम के नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 49 यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन किस किस में है? यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन तो दोनों ही हाउसेज में है। यूनियन टेरिटरीज की लोकसभा में भी सीट्स हैं और राज्यसभा में भी सीट है, तो दोनों ही जगह सीट है। दिल्ली से 3 मेंबर हैं राज्यसभा में, पुडुचेरी से 1 है, जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर है। IAS 2013 ने आपसे क्या पूछा है भाई? चलो, IAS 2013 ने आपसे पूछा है कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं वो इसके मेंबर नहीं होते हाउस के। ये गलत लिखा हुआ है। चेयरमैन तो होते हैं इसके वाइस प्रेसिडेंट जो कि मेंबर नहीं होते, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन तो MP होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं ना, तो वो तो इसी के मेंबर होते हैं। व्हाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट्स हैव नो वोटिंग राइट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव राइट टू वोट इन इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है इसमें। देखो, एक चीज़ तो पूछी आपसे किस चीज़ की? संसद की। दूसरी चीज़ पूछी आपसे किसकी? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मिला करके पूछ दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही लिखा हुआ है। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग लेते हैं, टुक पार्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही लिखा हुआ है। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 क्या लिखा हुआ है कि ये जो चेयरमैन होते हैं काउंसिल के, ये क्या होते हैं? देखो, ये जो चेयरमैन होते हैं ना, ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इनके, राज्यसभा के। अब देखो, ये चीज जो है ना 2008 में पूछी गई थी। इन विच हाउस प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस? कौन सा हाउस ऐसा है जिसका जो प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर है, जो स्पीकर है, वो उसका हाउस का मेंबर नहीं होता, तो वो मेंबर है राज्यसभा। और इसी चीज को उठा करके कहाँ पे रिपीट किया गया? यहाँ पे 2013 में। 2008 और 1992 की चीज को। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज प्रोसाइडेड ओवर बाय अ नॉन मेंबर, कौन है जिसका हाउस को नॉन मेंबर चलाता है? ये राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा के जो एमपी होते हैं ना वो इसके चेयरमैन नहीं होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? फिर से क्वेश्चन वही पूछा गया, वाइस प्रेसिडेंट है। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है राज्यसभा के उस टाइम पे जो भी थे? अभी का कौन है वाइस प्रेसिडेंट? धनखड़ साहब है, धनखड़ साहब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बताइए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में क्या चीज़ गलत लिखी हुई है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ओनली चेयरमैन थे राज्यसभा के जिन्होंने 2 टर्म्स निभाई, बिल्कुल निभाई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें राज्यसभा की पूछताछ नहीं हुई थी, बिल्कुल सही बात है। करंटली 8 मेंबर्स जो है राज्यसभा में चुने जाते हैं यूनियन टेरिटरी से, बिल्कुल सही बात है। 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से, 4 जम्मू कश्मीर से, बिल्कुल सही बात है। ये गलत लिखा हुआ है। 3 ओकेजन हुए हैं जहाँ पे जॉइंट सिटिंग हुई है, ओकेजन 3 नहीं हुए हैं, ओकेजन ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन विच ईयर राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार राज्यसभा कब बनाई गई थी? 1952 में बनाई गई थी भाई। कब बनाई गई थी? 1952 को। उसके बाद में क्वेश्चन 60, कौन है जो पार्टिसिपेट कर सकता है लोकसभा में, हालांकि वो राज्यसभा का मेंबर है? तो ऐसा काम कौन कर सकता है? ऐसा काम कर सकते हैं मिनिस्टर साहब, जो कि मेंबर है राज्यसभा के लेकिन सरकार का हिस्सा है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं? वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के प्रति, तो इसलिए वो लोकसभा में भी जा सकते हैं। सिंपल शुद्ध शब्दों में समझ आ गया पार्लियामेंट का एक भाग।